नमस्कार दर्शकों, थ्रिलर ट्यूब आपका स्वागत करता है आर्थर कॉनन डॉयल की लिखी शार्लक होम्स की कई छोटी कहानियों में से एक कहानी स्कैंडल इन बोहेमिया की दूसरे भाग में। पहला भाग अगर आपने मिस कर दिया है तो लिंक ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के अंत पे दिया गया है। सुझाव ये है कि आप इस वीडियो को यहीं पॉज करके पहला भाग देख लीजिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टोरी, और फिर आगे क्या होता है हम लोग सुन लेते हैं डायरेक्टली फ्रॉम शार्लक होम्स की दोस्त और सहयोगी डॉक्टर वॉटसन की जुबानी। पिछली रात रुखसत लेते वक्त होम्स मुझे अगले दिन दोपहर के 3 बजे 221 बी बेकर स्ट्रीट आने का निमंत्रण दिया था और मैं पक्का 3 बजे पहुंच भी गया था, क्योंकि मैं इस इंटरेस्टिंग केस को किसी भी हाल में मिस नहीं करना चाहता था। स्पेशली जब मुझे पता चल गया है कि इस केस में इन्वॉल्व है खुद जर्मन की बोहेमिया का राजा विल्हेम गॉटफ्रीड सिगिस्मुंड वॉन ओमस्ट्रिंग और एक हूर जैसी सुंदर कन्या आयरन एडलर। पर मेरी एक्साइटमेंट को काफ़ी निराशाजनक ओपनिंग मिला। नौकरों द्वारा पता चला कि होम्स सुबह के 8 बजे घर से निकल गया है और अब तक नहीं लौटा। मैं और क्या करता, बैठा रहा 221 बी बेकर स्ट्रीट के सिटिंग रूम में ऑलमोस्ट 1 घंटा कि अचानक लगभग 4 बजे सिटिंग रूम का दरवाजा खुला और एक शराबी ललखड़ाते हुए कमरे में दाखिल हुआ, गंदा पुराना फटे हुए कपड़े पहनकर, और होम्स के बेडरूम का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। आमतौर पे ये डिस्गाइज किसी भी हाल में पकड़ने लायक था ही नहीं। इनफैक्ट मुझे भी जो होम्स के भेष बदलने की टेक्निक से इतने परिचित है, उसको भी 3 बार गौर से देखना पड़ा, तब जाकर पता चला कि इस बहरूपिया का असली परिचय क्या है। एंड श्योर एनफ 5 मिनट बाद बेडरूम का दरवाजा फिर से खोला और बाहर निकला हमारा परम मित्र शार्लक होम्स। फायरप्लेस के सामने खुद को खड़ा किया होम्स, पॉकेट्स में हाथ डाला और अचानक जोर से हंसने लगा। फिर खुद को संभालते हुए बोला, Well, really? फिर और भी जोर से हंसने लगा। क्या बात है होम्स, मैं पूछा। ये काफी मजेदार है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम कभी भी पता नहीं कर पाओगे कि मैं क्या करने निकला था घर से सुबह सुबह और क्या करके लौटा। होम्स बोला, मेरे ख्याल से तुम शायद आयरन एडलर पे नजर रख रहे थे, उसकी आदतें, उसके घर को स्टडी कर रहे थे। मैं अनुमान लगाया। यकीनन, पर उसकी धारावाहिकता कुछ अजीब ही था। मैं बताता हूँ। देखो, सुबह 8 बजे मैं घर से निकला एक मजदूर के वेश में, और बहुत जल्दी कुछ घोड़े वाले और टांगे वाले के साथ मेरी दोस्ती हो गया। मैं बोल रहा हूँ, इन मजदूरों के बीच बहुत अच्छा दोस्ती और भाईचारा होता है, जो आमतौर पे अमीरों के बीच नहीं होता है। आप एक को जानते हो तो सभी को जानते हो, सभी तुम्हारे दोस्त और मददगार हैं। इन लोगों के मदद से मुझे काफी जल्दी सब जानकारी हासिल हो गया ब्रियोनी लॉज यानी मिस आयरन एडलर के घर के बारे में, जो कि है एक बिजॉय विला, जिसके पीछे है एक बगीचा, बड़े बड़े ताले दरवाजे पर, एक बड़ा सा सिटिंग रूम दाएं तरफ जो कि काफी हद तक विजिबल है बड़े बड़े खिड़कियों के कारण। मैंने बाहर से पूरा घर का एक चक्कर काटा, फिर भी दिलचस्प लायक कुछ भी नजर नहीं आया। फिर वहां से थोड़ी ही दूर जाकर मुझे एक घोड़ों का अस्तबल दिखा, और वहां कुछ घोड़ों को सफाई करने के बदले मुझे मिला 2 पेंस, 1 ग्लास मदिरा, 2 बीड़ी और ढेर सारे जानकारी मिस आयरन एडलर और अड़ोस पड़ोस के लोगों के बारे में। हालांकि मेरी दिलचस्पी सिर्फ उस औरत पे ही थी, पर शक ना हो जाए इसलिए मुझे सभी की कहानियां सुनना पड़ा। तो आयरन एडलर के बारे में क्या पता चला, मैं पूछा। वो एक हूर है, धरती पे जन्मी सबसे खूबसूरत लड़की। पास से गुजर जाए और लड़कों का सर ना घूम जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा मैं नहीं, घोड़े वालों और बगी वालों का कहना है। मुझे जितना पता चला कि वो एक शांत जीवन बिताती है, कॉन्सर्ट्स में जाती है, हर रोज 5 बजे निकल जाती है और 7 बजे वापस आ जाती है। इसके अलावा घर से कभी कभार ही निकलती है, सिवाय कॉन्सर्ट्स के। एक ही सज्जन उसे मिलने आता है, एक डार्क, हैंडसम और डैशिंग व्यक्ति, डॉक्टर गॉटफ्रीड नॉर्टन ऑफ द इनर टेम्पल, जो कि वकीलों का बार काउंसिल है। और वो दिन में 1 बार तो आता ही है और कभी कभार 2 बार भी आ जाता है। अब ये जानकारी मेरे लिए महत्वपूर्ण था। मैं फिर से ब्रियोनी लॉज के इर्द गिर्द टहलते हुए पूरे मसले को दिमाग में टटोलता रहा। ये गॉटफ्रीड नॉर्टन एक अहम हिस्सा है पूरे मसले का।
पेशे से वकील और घर पे हर रोज आना जाना, क्या रिश्ता होगा इनका उस कन्या के साथ? क्या वो इसका क्लाइंट है या दोस्त या रखेल? अगर क्लाइंट है तो इसके पास शायद वो चिट्ठी और तस्वीरें होंगे, पर अगर संबंध अवांछनीय है तो इसका संभावना कम ही होगा। तो इस हालत में मुझे क्या करना चाहिए? क्या ब्रियोनी लॉज के ईद की छानबीन जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देना चाहिए, या छानबीन की डायरी को यहाँ से हटाकर वकील साहब के चेम्बर में शिफ्ट कर देना चाहिए? तुम समझ रहे हो ना वर्सन मेरे दुविधा? मैं इसी सोच में डूबा हुआ था कि अचानक एक शानदार बग्गी ब्रियोनी लॉज तक आकर रुका और एक डार्क हैंडसम मूछेदार व्यक्ति हड़बड़ी में बग्गी से निकला और बग्गी वाले को इंतजार करने का आदेश देकर घर में इस तरह घुसा जैसे कि वो घर उसी का है। घर के अंदर वो करीबन आधा घंटा तक ठहरा। बड़े बड़े खिड़कियों से मैंने उसका 4-5 झलक देखा, कमरे का इर्द गिर्द तेजी से घूमते हुए, एक्साइटेडली कुछ बोलते हुए और अपने हाथों को हवाओं में हिलाते हुए। रही बात उस कन्या की, तो वो नजर नहीं आई। जब वो बाहर आया तो पहले से ज्यादा एक्साइटेड दिखा। बग्गी में चढ़ते वक्त अपने सोने की घड़ी को निकाला पॉकेट से और उसे देखते ही बग्गी वाले पर चिल्लाया, शैतान की तरह बग्गी चलाओ। पहले रेजेंट स्ट्रीट के गॉस एंड हैंकीज में जाना है और फिर सेंट मोनिका के गिरजा में। हाफ अग्नि दूंगा अगर तुम ये रास्ता बेसमेंट में तय कर दो तो। और फिर उसका बग्गी हवाओं से बातें करते हुए निकल गया। मैं यही सोच रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। क्या इस बग्गी का पीछा करूं या ब्रियोनी लॉज पे नजर रखूं? कि अचानक एक टांगा लॉज के करीब आकर रुका और एक बहुत ही खूबसूरत कन्या लॉज में से निकली और हवा की तेजी के साथ टांगे में सवार होकर टांगे वाले को बोली, जॉन, जल्दी से मुझे सेंट मोनिका की गिरजा में ले चलो। अगर तुम मुझे वहाँ पर 20 मिनट में पहुँचा दोगे तो मैं तुम्हें इनाम के तौर पे हाफ सॉवरेन दूंगी। ये एक हाथ से ना गंवाने वाला मौका मुझे नजर आया और मैं तुरंत एक कैब में बैठ गया और ड्राइवर को निर्देश दिया, सेंट मोनिका का गिरजा फॉरेन, और हाफ सॉवरेन दूंगा अगर तुम मुझे वहां पर पहुंचा दोगे 20 मिनट के अंदर। ड्राइवर तुरंत चौंक गया मेरा मजदूर वाला पोशाक देखकर, पर सही समय पर मुझे अपने मंजिल पर पहुंचा दिया। ड्राइवर को पेमेंट करके मैं गिरजा के अंदर गया। वो पूरा खाली था सिवाय उन दोनों की जिसका पीछा करते हुए मैं वहां तक पहुंचा था, और था वहां एक पादरी। मुझे देखकर गॉडफ्रे नॉर्टन मेरी तरफ दौड़ के आया और कहा, शुक्र है भगवान का, तुमसे कम बनेगा। आओ आओ जल्दी आओ। किस लिए? कहा? क्यों? मैं हुब्बा होकर पूछा। अरे जल्दी आओ ना, सिर्फ 3 मिनट बाकी है वरना ये कानूनन नहीं होगा। ये कह के गॉडफ्रे ऑलमोस्ट मुझे खींचकर ऑल्टर तक ले गया, और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता मैं अपने आप को वचनबद्ध गवाह होता हुआ पाया गॉडफ्रे नॉर्टन और आयरन एडलर की शादी का। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मैं पूरा हक्का बक्का रह गया। बाद में जब नई नवेली वर वधू मुझे शुक्रिया अदा करते हुए एक सॉवरेन दिया इनाम के तौर पे, तब मुझे जाकर समझ में आया कि इनके अचानक से तय किए शादी में बस एक गवाह की कमी पड़ रहा था, और इनका छानबीन करता हुआ जासूस बन गया इनके शादी के गवाह। ये मेरा कैरियर का सबसे बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न केस है, और इस सिचुएशन को याद करते हुए मैंने तय किया कि ये सॉवरेन मैं कभी भी खर्चा नहीं करूंगा, हमेशा मेरे वॉच चेन पर इसे पहन के रखूंगा। ये तो बाकी में एक अद्भुत ट्विस्ट एंड टर्न हो गया कहानी में, पर फिर क्या हुआ? मैं पूछा। फिर क्या, मैं देखता ही रह गया कि किस तरह नया वर वधू एक दूसरे का हाथ पकड़ के गिरजा के गेट तक चल के गया, और अचानक ही अलग होकर एक दूसरे से पार्क में 5 बजे मिलने का वादा करते हुए अपने अपने बग्गी में चढ़ के अपने अपने अलग दिशा पे चले गए। तो अब क्या करना? कंफ्यूज होकर मैं पूछा। फिलहाल तो अभी लंच करना है। सुबह के भाग दौड़ी में मैं खाने के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिला। फिर इत्मीनान से शाम में क्या करना है वो बैठकर प्लानिंग करना होगा। बाय द वे डॉक्टर, मुझे तुम्हारा मदद चाहिए। हाँ, ये मेरा खुशनसीबी होगा। बताओ क्या करना है? क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा टिंची मिंची कानून तोड़ सकते हो?
क्यों नहीं? अरेस्ट हो सकते हो, सोच लो। परवाह नहीं, अगर ये कोई अच्छे कारण के लिए हुआ तो। ऑफ कोर्स, बहुत ही नेक कारण। तब मंजूर है, बताओ मुझे क्या करना होगा। अभी 5 बजने वाला है। मिस आयरन, ओ सॉरी, अभी मिसेस बुलाना पड़ेगा। ठीक 5 बजे पार्क के लिए रवाना होगी और 7 बजे वो वापस आएगी, और उससे पहले हम दोनों को वहां मौजूद होना होगा। फिर क्या? मैं पूछा। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, तैयारी हम पहले से ही पूरा करके रखे हैं। बस तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, दखल अंदाजी मत करना किसी भी हॉल में। ओके, मैं न्यूट्रल रहूंगा। कुछ अप्रिय परिस्थिति उठ खड़ा होगा जिस कारण मुझे खींचातानी करके घर के अंदर ले जाया जाएगा, उसमें भाग मत लेना, न्यूट्रल रहना। 4-5 मिनट बाद सिटिंग रूम का खिड़कियां खुलेंगे, तुम्हें धीरे से जाकर उस खुली हुई खिड़की के सामने खड़े हो जाना है। तुम मुझे देख पाओगे अंदर खुली हुई खिड़कियों से। जैसे ही मैं एक हाथ ऊपर उठाऊंगा, तुम्हें एक चीज जो मैं पहले से ही तुम्हें दे दूंगा उससे अंदर फेंकना है और जोर जोर से आग आग चिल्लाना होगा। रास्ते में भागम भाग शुरू हो जाएगा, सब आग आग चिल्लाने लगेंगे। तुम्हें चुपके से इस भीड़ में मिल जाना है और धीरे धीरे पैर चलाते हुए उस रास्ते से निकल आना है। 10 मिनट बाद मैं तुम्हें रास्ते के अंत में दिख जाऊंगा। आशा करता हूं कि तुम्हें पूरा प्लान समझ में आ गया होगा। होम्स पूछा, एकदम पानी की तरह साफ। मुझे न्यूट्रल रहना, तुम्हें देखना है, तुम्हारी इशारों पर तुम्हारी कुछ दिए हुए सामान घर के अंदर फेंकना है और आग आग चिल्लाना है, और फिर उस निक्कर से बाहर आ जाना है। ओके, परफेक्ट। ये बोलकर होम्स अपना खाना खत्म किया और बेडरूम के अंदर चला गया। कुछ क्षण बाद जब वो बाहर निकला तब वो एक पादरी के वेश में नजर आया। काला कपड़ा, काला टोपी, लूज बैगी ट्राउजर्स और सफेद टाई के साथ एक हमदर्दी वाला मुस्कान था उसके चेहरे पर। होम्स जब कपड़े बदलता था वेश बदलने के लिए, तो वो अपना एक्सप्रेशन, मैनर्स और चाल चलन भी पूरा बदल देता था। सुबह का मजदूर वाला होम्स और शाम का पादरी वाला होम्स, और मैं जिस रियल होम्स को जानता हूं, कौन कहेगा कि तीनों एक ही है। नमस्कार दर्शकों, कहानी में आगे क्या होता है जानने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल थ्रिलर ट्यूब और बाज वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि अगले हफ्ते जब इस कहानी की अंतिम भाग लेकर फिर से हम लोग ऑनलाइन होंगे तो आपको इत्तला हो जाएगा। और तब तक क्लिक टू सी द नेक्स्ट वीडियो एंड टेक केयर।